Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Today I will discuss about features of organic compounds, 7 chapter second year chemistry. तो आज मैं फीचर्स में जो हेडिंग्स डिस्कस करूंगा वो मैंने इधर राइट डाउन की हुई हैं। पहले आपसे मैं एक बार डिस्कस कर दूं कि मैं हर टॉपिक में हेडिंग्स लिखता हूं, क्यों कि इसके दो बेनिफिट्स हैं। एक तो ये है कि जो टॉपिक और ट्रू सेंस में समझने में मदद मिलती है, और सेकंड क्या है कि इससे अगर आप चाहें कि जो टॉपिक है वो जल्दी लर्न कर लें, जल्दी आप याद कर लें, तो आप वो हेडिंग्स के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप हेडिंग्स के जरिए ये दोनों ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के वो कौन से फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंशिएट होते हैं, या जिसकी वजह से ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंट है। ठीक है, मुख्तलिफ है। अब सबसे पहले है पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। अब चूंकि कार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेन कंपोनेंट होता है, तो इसलिए पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन को फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में इंक्लूड किया गया है। अब पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन है क्या? वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन को जो उर्दू में मायने है वो है जंजीर साजी। अब इसकी अगर डेफिनेशन करें तो वो क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू अटैच विद अदर कार्बन आइटम्स टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन और रिंग इज कॉल्ड कैटिनेशन। मतलब कि एक कार्बन दूसरे कार्बन आइटम के साथ, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन आइटम के साथ मिलता जाता है और इस तरह एक चेन बन जाती है। अब चेन किस तरह होती है? चेन इसी तरह ही होती है ना, ठीक है। तो कार्बन भी इसी तरह का फिनोमेना शो करता है। ये लेट्स सपोज मैं कार्बन लिखता हूं। अब कार्बन चूंकि टेट्रावेलेंट है तो इसकी हमने 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। इधर भी ये मैं इसकी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा हूं। अब अगर इधर भी कार्बन अटैच हो सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो इनकी भी वैलेंसी सेटिस्फाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास। तो ये कैटिनेशन की वजह से एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बन गया है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो लार्ज मॉलिक्यूल या लार्ज कंपाउंड्स होते हैं उनके पीछे जो रीजन है वो यही रीजन है कैटिनेशन की, कार्बन की वजह से। ठीक है, तो ये पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन हो गया। अब है सिमिलैरिटी। कहता है कि इन कंपाउंड्स में सिमिलैरिटी का फैक्टर भी पाया जाता है। अब चूंकि अभी तक जो है ना मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फाइंड आउट किया गया है, नाउन है अभी तक। अब अगर कोई चाहे कि उनको 1 बाय 1 एनालाइज करे तो ये उसके लिए कॉम्प्लेक्स और मे बी इम्पॉसिबल हो जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जो सेम प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को जो कि सेम प्रॉपर्टीज को शो करते हैं उन्होंने नाम दिया होमोलोजस सीरीज। ठीक है, ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को उन्होंने नाम दिया होमोलोजस सीरीज का। तो इस तरह क्या हुआ कि अगर एक कंपाउंड को स्टडी, जहां पर उन्होंने मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करना था, वहां चंद ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को स्टडी करने तक ये प्रोसेस महदूद हो गया। जिस तरह एरोमेटिक कंपाउंड्स, वो भी सिमिलैरिटी की एग्जांपल है। अगर उसमें से अगर बेंजीन का एनालाइज करना मकसूद हो तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करके उसको एनालाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बेनिफिट है सिमिलैरिटी का। नेक्स्ट है जी कॉम्प्लेक्सिटी। क्योंकि इनके स्ट्रक्चर्स बहुत बड़े होते हैं तो इसकी वजह से इनके जो स्ट्रक्चर्स में कॉम्प्लेक्सिटी है, इनका जो मॉलिक्यूलर मास है बहुत हाई भी होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से इनमें कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है। जिस तरह स्टार्च का फॉर्मूला है C6H10O5, C6H10O5 सब्सक्रिप्ट N। अब ये जो N है ना, इसकी वैल्यू सेवरल थाउजेंड्स है, कि जो बहुत लार्ज नंबर है। इस तरह प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है उसका जो कहते हैं मॉलिक्यूलर मास है वो 1000 से लेकर मिलियन के बिटवीन होता है। ठीक है, अब है आइसोमेरिज्म। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये वर्ड शो क्या कर रहा है। आइसो का मतलब होता है सेम, और मेरिज्म का मतलब है फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसका मतलब क्या होगा? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब अगर किसी चीज का हम कहते हैं कि सेम है तो वो मतलब उसके लिए 2 चीजें होनी चाहिए, 3 चीजें होनी चाहिए, तो फिर ही हम कहते हैं कि ये सेम है। एक का तो नहीं कह सकते। तो इसी तरह अगर 2 कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रखते हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर रखते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के आइसोमेर कहलाते हैं, और वो जो फिनोमेना शो करते हैं उसे कहते हैं आइसोमेरिज्म। अब इसकी मैं एग्जांपल कोट करता हूं ब्यूटेन की। ब्यूटेन 4 कार्बन 1 2 3 4। अभी एन ब्यूटेन का फार्मूला मैं लिख रहा हूं। इधर CH3 इसकी वैलेंसी 4 करनी है, हाइड्रोजन H2, इधर H2, इधर CH3। अब इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10। अब इसके स्ट्रक्चर में चेंज करता हूँ CH3
CH3, इधर भी CH3। इसका जो फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10। अब दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, मगर आप चेक करें, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। इनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, और ये जो फिनोमेना शो कर रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं, उसे कहते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है। अब है नॉन आयनिक कैरेक्टर के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आयनिक कैरेक्टर क्यों नहीं शो करते। इसकी दो रीजन है। एक तो रीजन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, वो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कंप्लीटली शेयर नहीं होता, पार्शियली शेयर्ड होता है। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ना, वो पार्शियली शेयर्ड होता है। एक रीजन ये है। जो सेकंड रीजन है वो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बहुत कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की और हाइड्रोजन की ऑलमोस्ट सेम होती है। तो ये सेकंड रीजन है नॉन आयनिक कैरेक्टर की या कोवलेंट कैरेक्टर की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है स्पीड ऑफ रिएक्शन, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या है। तो इनका जो स्पीड ऑफ रिएक्शन होता है वो स्लो होता है। क्यों? इसकी भी दो रीजन है। एक रीजन तो ये है कि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके जो कंपाउंड्स हैं, बहुत हाई स्ट्रक्चर्स होते हैं, लार्ज स्ट्रक्चर होते हैं। ऐसे रिएक्शन जिनमें लार्ज मॉलिक्यूल या हाई मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो स्लो होता है। ये एक रीजन। इसकी जो सेकंड रीजन है वो लास्ट प्रॉपर्टी है नॉन आयनिक कैरेक्टर। ठीक है। अब है लास्ट वन सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी का जो प्रिंसिपल है ना, वो होता है लाइक डिसॉल्व लाइक। ये होता है पोलर और नॉन पोलर के लिए। अगर एक कंपोनेंट पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, अगर कोई नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। ठीक है। इसको मैं अगर मैं लिख दूं इस तरह, नॉन पोलर या कोवेलेंट या नॉन आयनिक। ठीक है। अगर ये हो ना, तो ये इसी तरह अपनी इसी नेचर में जो सॉल्वेंट है उसमें डिसॉल्व होंगे। ठीक है। नॉन पोलर है, कोवेलेंट है या नॉन आयनिक है, तो वो ऐसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा जो या नॉन पोलर हो या कोवेलेंट हो या नॉन आयनिक हो। अब इस तरह अगर कोई पोलर है, अगर कोई आयनिक है, तो वो ऐसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा जो पोलर होगा या आयनिक होगा। अब पोलर और नॉन पोलर क्या है? पोलर ऐसा कंपाउंड है जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, जिस तरह वाटर है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, और ये पोलर सॉल्वेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर में डिसॉल्व होते हैं, क्योंकि ये पोलर है, वो नॉन पोलर है। अब ये डिसॉल्व होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। वो कौन से हैं? बेंजीन है, C6H6, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, और एक है पेट्रोलियम ईथर। इन पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता, तो ये नॉन पोलर होते हैं या नॉन आयनिक होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी नॉन आयनिक हैं, तो वो इनमें डिसॉल्व होंगे, ना कि इसमें। ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था, फीचर्स। अब नेक्स्ट जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो है importance of organic chemistry and sources of organic compound. Stay tuned, stay distance and stay happy. Thank you.